नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपको मैं स्वागत करता हूं अनकवरिंग इंडिया के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये कोविड लॉकडाउन की वजह से लाखों जिंदगियां तितर बितर हुई, बहुत खास करके जो गरीब लोग हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो एक जगह से दूसरे अपने घर में जाने के लिए मजबूर हो गए ये लॉकडाउन की वजह से। ऐसे टाइम पे सरकार इतनी तीव्रता नहीं दिखाई जितने लोगों ने दिखाई मदद पहुंचाने के लिए। ऐसे ही दो लोग हैं मेरे साथ, हस्बैंड वाइफ कपल हैं। इन्होंने अपने बारे में नहीं सोच के, अपने घर के रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोच के आगे बढ़ के आगे आके इन्होंने इन माइग्रेंट लेबरर्स की मदद की। हमारे साथ हैं श्री जिया रिकार्ती जी और कौशल रिकार्ती जी, और ये हमको आज बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ और उन्होंने कैसे इन गरीबों की मदद की। जिया सर बताइए, ये जब लॉकडाउन हुआ तो आपके पर्सनल जिंदगी में इसका क्या असर हुआ? पर्सनल जिंदगी में जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि करीब 18 या 19 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 22 ऑफ मार्च के लिए जो है जनता कर्फ्यू अनाउंस किया था, वॉलंटरी जनता कर्फ्यू। तो सभी ने जोर शोर से उसमें हिस्सा लेके जनता कर्फ्यू को जो है अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया। तो 22 मार्च को सुबह से लेकर शाम तक सभी लोग अपने घर में थे, कोई बाहर नहीं निकला था। हर दुकान, हर शॉप, हर रेस्टोरेंट, हर होटल, हर एक चीज़ बंद थी। तो उस दिन क्या हुआ कि जब भी जनता कर्फ्यू का वक्त 9 बजे तक लिफ्ट होने वाला था, उस टाइम पे जो है हमने और हमारे कई दोस्तों ने जो है एक हमारे शहर मड़गांव का जो है ना एक ऐसे ही जायजा लिया, जहां पर हमने देखा कि 100 से ज़्यादा लोग, मतलब जो रास्ते पे रहने वाले माइग्रेंट वर्कर्स थे और स्ट्रीट पे रास्ते पे रहने वाले लोग थे, थोड़े बस और ट्रेन के स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स थे। कई सारे लोग जो है ना दिन भर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और भूखे प्यासे थे। तो हमने उस रात को जैसे तैसे होता है, हमने अपने दोस्तों के घर जाकर जैसे तैसे होता है कुछ ना कुछ खाना बनाकर उन लोगों को, सभी लोगों को जो है खाना खिलाया। रात के 12-1 बजे तक हमारा वो खाने का प्रोग्राम खत्म हुआ और वैसे ही हम मड़गांव के रेलवे स्टेशन पे गए, जहां पर भी बहुत सारे करीब 150 पैसेंजर्स जिनकी ट्रेन उस दिन नहीं होने की वजह से वो अटके हुए थे, वो लोग भी काफ़ी सारे भूखे और काफ़ी परेशान थे। तो उनको भी हमने खाना खिलाया। और अचानक फिर दूसरे दिन लॉकडाउन खुला था, लेकिन दूसरे दिन भी अचानक सुबह के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट का और 2 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हो गया। मतलब ये था कि लॉकडाउन तो कंटिन्यू था और फिर 2 दिन के बाद में वापस सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉकडाउन आ गया 15 दिन के लिए। तो इस बीच में जो है सभी लोग तो लॉकडाउन में घर में थे, लेकिन जो रास्ते पे जो लोग थे, जिसमें कि माइग्रेंट वर्कर्स थे, डेली वेज वर्कर्स थे, और जो स्ट्रीट पे रह के अपना गुजारा करने वाले भी आदमी थे, जिनके सर के ऊपर कोई छत और शेल्टर नहीं था, वैसे जो है ना कम से कम मड़गांव सिटी में 800-900 से 1000 करीब लोग जो है ना ऐसे ही थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था। तो हमने हमारे ग्रुप से, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट और सर्विंग ह्यूमैनिटी, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठा आकर, हम लोगों के ऑफिस बेरर्स और वॉलंटियर्स इकट्ठा आकर इन लोगों को जो है डेली 3 वक्त का खाना देने का हमने डिसीजन लिया। सेम डे ऑन मंडे, हमने देरी भी नहीं की। सो पहले दिन से जो है ना हमने इन लोगों को, सभी लोगों को जो है ना बराबर से प्रोसीजर फॉलो करके इन तमाम लोगों को जो है मड़गांव के अलग अलग इलाके में जा करके इनको जो है हमने खाना पहुंचाया। उसके बावजूद कई सारे टूरिस्ट जो स्ट्रैंडेड थे वो भी अपने अपने होटल्स में वगैरह ब्लॉक अटके हुए थे, तो उनको भी जाकर हमने खाना दिया। और मीनवाइल बाद में एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होने लगा, फिर परमिशन वगैरह मिलने लगा, क्योंकि इनिशियली जो है ना हमें बाहर घूमने के लिए भी बहुत रोक टोक थी, आपको तो पता होगा। तो फिर बाद में परमिशन मिला, धीरे धीरे हमने लोगों को खाना वाना देने का शुरू किया। एक 8 से 10 दिन तक हम लोगों ने जो है खाना, पका हुआ खाना लोगों में बांट दिया। उस वक्त तक करीब हमने 10,000 हमारे खाने हमने लोगों को बांटे थे। फिर एक 8-10 दिन के बाद गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, सारे माइग्रेंट स्ट्रैंडेड थे उनको शेल्टर रूम में डाला, फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनको खाना मिलने लगा। लेकिन फिर हमारा काम करने का कंसेप्ट ही चेंज हो गया। इन लोगों को तो हमने पहले खाना दिया था, फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन की वजह से हमारा तो काम वैसे ही बंद पड़ चुका था, कुछ भी नहीं चल रहा था, हमारे तो
परेशानी चल ही रही थी, लेकिन क्या है हमारी परेशानी ऐसे ना कैसे कैसे सुलझ सकती थी, लेकिन जो रियल में जो परेशान थे, मतलब जो डेली कमा करके जो खाने वाले थे, जिनको कुछ भी चीजें मिलने की सहूलत नहीं थी, तो उनको जो है ना हमने फिर ड्राई राशन देने का एक डिसीजन लिया और हमसे जितना होता है उतना कंट्रीब्यूशन भी डाला और फिर लोगों से भी डोनेशन की अपील की। लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, डोनेशन दिया और हमने जो है फिर ड्राई राशन किट बनाकर हर एक फैमिलीज को, माइग्रेंट्स सभी थे उसमें, माइग्रेंट्स की फैमिली को जैसे हमें रिक्वेस्ट आती थी, हमको रिक्वेस्ट आने के बाद हमारा वॉलंटियर जाकर ग्राउंड वेरिफिकेशन करता था वेदर केस इज जेन्युइन और नॉट। वो वेरिफिकेशन करने के बाद हम जो है डेली बेसिस पे कम से कम 200 से 300 राशन के किट उनके घर तक जाकर पहुंचाते थे। और ये सिलसिला जो है ना, मतलब मार्च का महीना चला गया, अप्रैल के महीने में भी पूरा चला गया, अप्रैल और मई में, तो करीब अब तक भी अगर बोलेंगे ना तो हम राशन किट जो है ना माइग्रेंट्स को, जब तक ये श्रमिक ट्रेन शुरू नहीं हुई तब तक हम सभी लोगों को जो है हमारा राशन का किट जो है हम लोग दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं। तो कौशल मैम, अगर आपसे पूछा जाए, एक तरफ जिया जी पूरा लॉजिस्टिक संभाल रहे थे, पूरा सप्लाई देख रहे थे, आप बैक एंड संभाल रही थी, आप पूरा खाना पैकेट में ले जाने के लिए पूरा आप खुद बैठ के घंटों खाना बना रही थी सुबह से लेकर रात तक, तो आप पे ऊपर कितना प्रेशर था, आप कैसे इस पे डील कर रहे थे और आपके और जिया सर के बीच में कैसा तालमेल था? ऐसा है कि प्रेशर तो था ही, मतलब पहले ही क्या हो गया था, कुछ भी अवेलेबल नहीं था इनिशियली, तो टोटली ग्रोसरी सब कुछ मतलब हम लोग प्रोवाइड घर पे भी नहीं कर सक रहे थे और बाहर के जो लोग हैं उनको भी अरेंज करना पड़ता था। तो इसमें भी ऐसे क्या हुआ, बस एक फीलिंग की बात है कि चलो हम लोग उनको अपनी जगह पे रख के सोचेंगे तो अपने आप रास्ता बन जाता है। जैसा हम लोग हमारी फैमिली और बच्चों के लिए अरेंज करते हैं, अगर कहीं से भी ना हो तो फिर भी कैसे भी स्ट्रगल करके करते हैं, वो एक सोच से आगे बढ़े तो रिसोर्सेस मतलब बनते गए। थोड़ा लॉकडाउन भी थोड़ा हल्के से कम होने लगा, तो फिर अपना समझ के करने लगे, बस तो हो गया। तो आप दोनों के बीच में जिया सर, कौशल मैम, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लाइन क्या था? आप उनको क्या बोलते थे, क्या आपको रिक्वायरमेंट और आप वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करते थे? नहीं, क्या था ना, उसी लॉकडाउन के दौरान जब हम लोगों ने काम किया तो समवेयर अराउंड मार्च एंड में जो है ना, हम लोग मार्च के 31 तक जो है ना हम लोगों ने इंडिविजुअली अपने तरीके से जितना बन पाता था वो हम लोगों ने किया। फिर हमको जो है एक गोवा में एक और एक ग्रुप बना था जिसका नाम था गोवा ह्यूमैनिटेरियन हेल्पलाइन। तो वो पेंजिम बेस्ड एक हेल्पलाइन था और साउथ गोवा में और नॉर्थ गोवा में 2 अलग-अलग हेल्पलाइन थे। और ऐसे तैसे उन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि हम लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे, काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया और उनके पास भी जो है ना बहुत सारे क्वेरीज और उनके पास भी एसएस कॉल्स आ रहे थे। तो एसएस कॉल्स आने के बाद मैंने क्या किया कि मैं आउट फील्ड में तो बहुत बिजी रहता था, तो मैंने कौशल को कहा कि तुम सोशल मीडिया हैंडल करो और बताते जाओ कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है और नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब सोशल मीडिया तो मतलब कॉल्स तो वो अटेंड कर रहे थे और ग्राउंड वर्क मैं कर रहा था। पहले दिन मतलब फर्स्ट वीक में जब भी कुछ भी नहीं मिल रहा था तो तभी ना काफी सारे सीनियर सिटीजन जो सिंगल सीनियर सिटीजन रहते थे उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इतने डिस्ट्रेस कॉल्स आते थे हमें कि हम खुद परेशान हो जाते थे और गवर्नमेंट के ऑफिस में भी जो है मेरा नंबर दे के रखा था कि अगर खाना चाहिए तो इनको फोन करो। तो हमको दिन में 1000 कॉल आते थे खाने के लिए और हमें दिन में 3 से 4 बार मुझे मेरा पर्सनल मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता था। प्रेशर कितना था आपके ऊपर? आप एक तरफ आपकी फैमिली, एक तरफ ये रिक्वायरमेंट, तो दोनों को आप कैसे बैलेंस कर रहे थे? प्रेशर तो बहुत था, लेकिन कैसे ना कैसे तो करना ही था। मतलब हमारे ऊपर तो कम से कम सर पे छत है, हम लोग घर पे, जैसा अचानक से जनता कर्फ्यू डिक्लेयर हो गया तो बस यही दिमाग में आता था कि हम लोग तो हैं लेकिन लाइफ रुक गई है। जो लोग बाहर रास्ते पे हैं वो लोग रास्ते पर ही रुक गए हैं, जो लोग घर से दूर हैं वो घर से दूर हैं। चलो कम से कम हम तो घर पे हैं, ये सोच के जब उनकी तकलीफ सोचते थे तो हमारी कम लगती थी। और किया हमने जो कुछ भी। कभी तो कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे थे कि उनके बच्चे दूसरे जगह फंसे हुए हैं
और उनके घर पे ना राशन है और पैसे हैं तो भी वो जाके नहीं ला सकते, क्योंकि उनको एक तो बाहर जाना अलाउ भी नहीं है और फिर ग्रोसरीज भी बंद है। तो इतना बुरा लगता था कि चलो कभी मैंने ऐसा बेझिझक अच्छा नहीं लगा कि खुद इनको वापस फ़ोन कर करके परेशान करके उनको घर का फ्रॉम द हमारे किचन से ही दे के भेजा है जो जो हमसे बन सका। मतलब जो हमारे पास था, तब हमारे पास भी तो लिमिटेड ही रिसोर्सेस थे क्योंकि कुछ अवेलेबल नहीं था शुरू में। घर से ही पहुंचाया है, मतलब बस उन सब की दुआ काम आ गई तो हमारा भी जो छोटा सा वेंचर था वो अभी तक चलते ही जा रहा है बस। और इसको आगे चल के आप आसरा करके आप एनजीओ के मेंबर भी हैं जो ऑर्फन बच्चों को संभालते हैं। आपके अंदर ऑलरेडी आप सोशल एक्टिविटीज में ऑलरेडी थे, तो ये जो एक एडिशनल आपने जो एक्टिविटी किया, आप दोनों ने मिलकर किया, ये आगे चल के आपके लिए कहाँ जाएगा? आगे सीख लेने का मतलब ये है कि मैं जो हूँ ऑलरेडी करीब 18 से 20 साल तक सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ और पर्सनल डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आसरा का मैं ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हूँ। हम लोगों का एक ऑर्फनेज है जहाँ पे जो है ऑर्फन चिल्ड्रन का एक इंस्टीट्यूट है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे करीब 45 बच्चों को रख के उनको एजुकेशन और उधर ही रहने का पूरी फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। जहाँ तक सोशल फील्ड का सवाल था, जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी 18-20 साल से सोशल फील्ड में हूँ, तो हमें जो है, मुझे और हमारे सारे ग्रुप के मेंबर्स को और मेरे फ्रेंड्स को जेन्युइन प्रॉब्लम जो है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो रहते हैं, उनका जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है हमें अच्छी तरह से पता है। इसीलिए लॉकडाउन जैसे ही अनाउंस हुआ, हमने एक दिन भी वेस्ट नहीं किया, किसी एक आदमी को भी हमने जो है भूखा नहीं सुलाया। हर जगह पर जाके देते थे। फिर बाद में गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करके उनको एक जगह पे रखा, फिर वहां पर भी हम लोग जाकर दे देते। मतलब हम लोग इन लोगों को ये ह्यूमैनिटेरियन की इंसानियत, ह्यूमैनिटी की जो सर्विस थी, वो सर्विस देने के लिए हम लोग कभी भी नहीं थके और आगे भी नहीं थकेंगे। अभी तक भी हमारा काम चालू है। करीब श्रमिक ट्रेन में हम लोगों ने जो है 30,000 लोगों को जो है फूड पैकेट बांटे हैं। ये हमारे साथ, इसका मैंने जैसे पहले जिक्र किया, गोवा ह्यूमैनिटेरियन हेल्पलाइन के साथ सुसॉन्ग कोविड करके एक ग्रुप फॉर्म हुआ था नॉर्थ गोवा के, जिन्होंने पूरी फंडिंग अरेंज की और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट और सर्विंग ह्यूमैनिटी के थ्रू हमने जो है ना एंटायर अनलोडिंग, पैकेजिंग, लोडिंग, अगेन अनलोडिंग एट द रेलवे स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द एंटायर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो है ना हमने दिया। और वो प्रोसेस करीब 1 महीना चला। मांगोर हिल की एरिया जो है कंटेनमेंट जोन में आई हुई है। वहां पर भी हमारे 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई है और वहां भी लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग उनके लिए भी काम करने के लिए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज हम लोग काम कर रहे हैं। उनके बहुत परेशानी है। ऑलरेडी 4 महीने से जो है वो लोग बगैर रोजी रोटी के थे और अभी पिछले 1 महीने से कंप्लीट लॉकडाउन में कुछ भी नहीं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनको एड्रेस करने के लिए हम लोग वहां भी काम कर रहे हैं और आगे भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा, किसी भी ये लॉकडाउन के दौरान किसी को भी कुछ भी परेशानी है, हम किसी के लिए भी हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। अभी भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आगे भी करूंगा। जब तक मुझे ऊपर वाले ने ताकत दी है तब तक मैं काम करूंगा और मेरी जो जिंदगी है, मैं दूसरे लोगों के लिए, गरीब और तकलीफ में पड़े हुए लोगों के लिए मैं काम करूंगा, उनके लिए कुछ काम में आऊंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसे कि आप सबने सुना कि यहाँ पे इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई काम नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई सोच नहीं। हमारे ऐसे दो इंसान जिया और कौसर रिकार्ती जी ने इसी चीज़ को उन्होंने साबित करके दिखाया और आगे भी यही करने की सोच और शक्ति वो रखते हैं और इसी से हम कह सकते हैं कि इसी वजह से इंसानियत जिंदा है और इसीलिए इंसानियत आगे भी जिंदा रहेगी और धर्म के ऊपर हमेशा इंसानियत की जीत होगी। अनकवरिंग इंडिया की तरफ से बस इतना ही आज के लिए। मैं शाश्वत उत्तरे मेरे कलीग अनुषा घोष के साथ आपको शुक्रिया करता हूँ।